जैसा कि हमारे इस YouTube चैनल पर ढेर सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, उम्मीद है आप लोगों को कुछ ना कुछ उस वीडियो से लाभ मिल रहा होगा और आप लोग पूरी ईमानदारी के साथ अपने घर वालों की स्थिति को भी ध्यान में रखते हुए पढ़ाई को जारी रखिए ताकि परीक्षाओं में एक अच्छा रिजल्ट आ पाए, ताकि घर वालों का भी मान सम्मान गांव में बढ़े और आसपास के ज़िलों में भी आपका नाम आपके साथ साथ आपके घर वालों का भी नाम रोशन हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज क्लास 10th का जो फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है लाइट, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश किसे कहते हैं, विभिन्न प्रकार की जो प्रकाश की परिभाषाएं हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे और उसके साथ साथ प्रकाश की जो प्रॉपर्टी है 10 या 11 के आसपास जो भी उसकी प्रॉपर्टी है उसके बारे में बात करेंगे कि प्रकाश के क्या गुण होते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हेडिंग लगा दीजिए लाइट। लाइट इसे हिंदी में क्या कहते हैं? प्रकाश। प्रकाश से संबंधित जितनी भी परिभाषाएं हैं उसमें थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। पहली परिभाषा क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें हमारे आँख को किसी भी वस्तु को देखने में सक्षम बनाता है। या करके दूसरा परिभाषा लिखेंगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। या करके अगली परिभाषा लिखेंगे वह विकिरण जो हमारी आँख को संवेदित करता है प्रकाश कहलाता है। या करके इसकी अगली परिभाषा लिखेंगे विद्युत चुंबकीय विकिरण के स्पेक्ट्रम का वह भाग जो मनुष्य की आँख पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है। चलिए साथी, आप लोगों को हमने यहाँ पर 2-4 परिभाषाएं प्रकाश से संबंधित लिखवा दिया है। इसमें जो भी परिभाषा आपको लगे कि ये आसान है, बिल्कुल प्रकाश इससे स्पष्ट हो जाएगा कि प्रकाश किसे कहते हैं, उन किसी भी एक परिभाषा को आप याद कर लीजिए। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका जो क्लास 10th का जो सबसे पहला चैप्टर है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब तक आप पढ़ाई करते रहेंगे प्रकाश आपका साथ नहीं छोड़ने वाला है। इससे संबंधित कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी बहुत सी चीज़ें पूछी जाती हैं इससे रिलेटेड, इसलिए आप इसको भली भांति पढ़ें ताकि कोई दिक्कत ना होने पाए, खास करके प्रकाश वाले चैप्टर में। तो उम्मीद है आप लोगों को प्रकाश से संबंधित जो भी 3-4 परिभाषाएं हैं, छोटा परिभाषा है, एकदम इंपॉर्टेंट परिभाषा है, इसको आप लोग याद कर लीजिए अच्छे तरीके से। पहला परिभाषा आपने क्या लिखा है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो
हमें हमारे आँख को किसी भी वस्तु को देखने में सक्षम बनाता है। अगर प्रकाश न होता तो एक इंसान आँख के रहने के बावजूद भी मतलब एक अंधे जैसा बिहेव करता। प्रकाश होने की वजह से हमारी आँख क्या हो जाती है, सेंसिटिव हो जाती है और हमें चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। दूसरी परिभाषा, एकदम आसान सी परिभाषा, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि ज्ञान को क्या करता है, जागृत करता है। जैसे ही आँख पर प्रकाश पड़ता है, आँख अपने हिसाब से काम करना चालू कर देता है। दूसरी परिभाषा क्या है, वह विकिरण जो हमारी आँख को संबोधित करता है, आँख को संबोधित करता है, प्रकाश कहलाता है। थोड़ा सा आप लोग हिंदी पर उतना ज़्यादा मतलब कहीं अगर गलत हो जाए तो उसको आप लोग नेगलेक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि ये पीपीटी बनाया हुआ पीपीटी नहीं है जिसके तौर पर आप लोगों को पढ़ाया जाता है। कुछ ना कुछ क्या है, जब बोर्ड पर चीज़ें लिखी जाती हैं तो थोड़ी थोड़ी गलती हो जाती है, उसको आप बिल्कुल नेगलेक्ट किया करें, ठीक है ना। अगली परिभाषा आप लोग देखिए, विद्युत चुंबकीय विकिरण के स्पेक्ट्रम का वह भाग, विद्युत चुंबकीय, अभी हम आपको आगे चर्चा करेंगे कि विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या होता है, कितने प्रकार के उसमें विकिरण आते हैं, उन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे। थोड़ा सा प्रकाश जैसे ही आपको पता चल जाएगा कि प्रकाश क्या होता है, फिर आगे बात करेंगे। विद्युत चुंबकीय विकिरण के स्पेक्ट्रम का वह भाग, वह हिस्सा जो मनुष्य की आंख पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है, क्या कहलाता है, प्रकाश कहलाता है। आप लोगों को प्रकाश की परिभाषा भली बात समझ में आया होगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए अपने नोट में, ताकि कोई दिक्कत ना होने पाए। स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, अगर आप नहीं लिख रहे हैं, बाद में समय मिलेगा तो इसको आप लोग जरूर कॉपी में नोट करिएगा। चलिए इसके आगे अगली हेडिंग लगाइए, प्रकाश के गुण। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रकाश का गुण, उसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए कि प्रकाश की क्या प्रॉपर्टी होती है। यहाँ लिखेंगे प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। इसमें लिखेंगे कि प्रकाश की विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, गुण होते हैं, जिसमें सबसे पहला गुण लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रकाश सदैव एक सीधी रेखा में प्रकाश सदैव एक सीधी रेखा में गमन करता है। ये प्रकाश की एक छोटा सा सबसे पहला गुण कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश सदैव एक सीधी रेखा में गति करता है। अगर इसको सिद्ध करना हो तो कैसे आप सिद्ध करेंगे, एक इस तरीके का थोड़ा सा एक छोटा सा पाइप ले लीजिए। पाइप लेकर आप इधर से जब टार्च मारेंगे, क्या होता है, जब इधर से टार्च मारेंगे आप तो यहाँ पर क्या होता है, जब आप एक पर्दा रखते हैं तो यहाँ पर प्रकाश क्या होता है, भली भांति दिख जाता है। जब आप इसी पाइप को थोड़ा सा क्या कर देंगे, यहाँ से इसे बेंड कर देंगे और अब प्रकाश डालेंगे तो प्रकाश इस तरफ दिखेगा नहीं। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि प्रकाश हमेशा और सदैव कैसे चलता है, एक सीधी रेखा में गमन करता है। बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, कैसे सिद्ध होता है, वो आप चीज समझ गए होंगे। दूसरा इसका गुण लिखेंगे, प्रकाश में परावर्तन जिसे रिफ्लेक्शन बोलते हैं, कामा अपवर्तन इसे रिफ्रैक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, रिफ्रैक्शन बोलते हैं, अपवर्तन, कामा विवर्तन जिसे डिफ्रैक्शन बोलते हैं, डिफ्रैक्शन, कामा व्यतिकरण, इंटरफियरेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इंटरफियरेंस, व्यतिकरण, ध्रुवण जिसको क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन आदि के गुण पाए जाते हैं। उम्मीद है आप लोगों को दूसरा पॉइंट समझ में आया होगा कि प्रकाश क्या है। प्रकाश में परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, विवर्तन होता है जिसे आप डिफ्रैक्शन बोलते हैं, व्यतिकरण होता है, व्यतिकरण को क्या बोलते हैं, इंटरफियरेंस बोलते हैं, ध्रुवण होता है, प्रकाश का क्या होता है, पोलराइजेशन होता है। दूसरा गुण है। तीसरा गुण लिख लीजिए,
तीसरा गुण लिखिए प्रकाश का तीसरा गुण, प्रकाश की गति, प्रकाश की गति या फिर चाल कितना होता है 299, 792, 458 मीटर प्रति सेकंड। होती है। इसको सबसे पहले मापा किसने? इसको अगर घात के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ घात है, लाना किसने कहाँ है, एक अंक के बाद लाना है, तो क्या हो जाएगा 2.99792458 गुणे क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या लिखेंगे घात पर 8। आपको मालूम है जब राइट से लेफ्ट की तरफ आते हैं तो घात पॉजिटिव चढ़ता है, और जैसे ही आप बाएं साइड से दाएं तरफ जाते हैं तो घात माइनस चलने लगता है। इस क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, बाद में जब ढेर सारे वैज्ञानिक क्या करेंगे, संशोधन करेंगे तो ये बराबर क्या है 3 × 10⁸ के आसपास आएगा, आ जाएगा। फिर क्या होता है, इसको सर्वप्रथम मापा किसने, सर्वप्रथम किसने मापा, सर्वप्रथम यहाँ लिखेंगे ओले रोमर नामक वैज्ञानिक ने, मापा। कब मापे थे, 1676 के आसपास। ठीक है। अब ढेर सारे वैज्ञानिक आने के बाद जब इसमें संशोधन करेंगे तो ये वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, एकदम सटीक वैल्यू जो आ जाता है वो 3 × 10⁸ के आसपास आ जाता है। ये वैल्यू क्या है, प्रकाश का जो स्पीड होता है, जो चाल होती है, ये वैल्यू दिखाई जाती है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, पहले चाल कितना लिया जाता था, बाद में जब संशोधन हुआ तो इसका वैल्यू जो एकदम सटीक वैल्यू आया वो 3 × 10⁸ के आसपास। चौथा क्या लिखेंगे, प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय, प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है, विद्युत चुंबकीय विकिरण है। चलिए यहाँ जानेंगे विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या होता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तुरंत इसका स्क्रीनशॉट लिया करिए, आप लोग देरी ना करा करें। चलें आगे, यहाँ लिखेंगे विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या होता है। डायरेक्ट हम इसका परिभाषा आपको बता दे रहे हैं कि ऐसे विकिरण जिनको संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वे सब क्या कहलाते हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण के अंतर्गत आते हैं। विद्युत चुंबकीय विकिरण कितने प्रकार के होते हैं उसको ले लीजिए आप लोग। विद्युत चुंबकीय विकिरण जो होते हैं वो मुख्यतः 7 प्रकार के होते हैं। पहला इसमें लिख लीजिए, पहला होता है रेडियो तरंगे, क्या लिखेंगे, रेडियो वेव। दूसरा क्या लिखेंगे, सूक्ष्म तरंगे, इसको क्या लिखेंगे, माइक्रोवेव। तीसरा क्या होता है, दृश्य प्रकाश, इसको क्या लिखेंगे, विजुअल लाइट। चौथा क्या लिखेंगे, अवरक्त प्रकाश, क्या लिखेंगे, इंफ्रारेड लाइट। और पांचवा क्या लिखेंगे, परावैंगनी प्रकाश, मीनिंग क्या लिखेंगे इसका, अल्ट्रावायलेट लाइट। छठा क्या लिखेंगे, एक्स रेज। सातवां क्या लिखेंगे, गामा किरणें, यक्स किरणें, गामा किरणें, यहाँ लिखेंगे गामा रेज। ठीक है, तो ये 7 प्रकार की जो मुख्यतः
विद्युत चुम्बकीय विकिरण होते हैं उसका भी हमने नाम लिख लिया। इसी स्पेक्ट्रम का एक भाग होता है दृश्य प्रकाश, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, वस्तुओं को देख पाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा नोट पॉइंट करके लिख लीजिए, थोड़ा सा नोट पॉइंट करके लिखिए। पहला नोट, सबसे अधिक ऊर्जा व सबसे कम तरंग दैर्ध्य, सबसे अधिक ऊर्जा व सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता भैया, गामा किरणों का। क्या लिखेंगे, गामा किरणों का होता है। सबसे खतरनाक किरणें होती हैं गामा किरणें। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, यहाँ नोट करके लिखिएगा, नोट फर्स्ट और सेकंड। दूसरा लिखेंगे सबसे कम ऊर्जा व सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसका होता है, रेडियो तरंगों का। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था, 2 पॉइंट हमने लिखा दिया है। चलिए प्रकाश के अगले गुण की तरफ चलते हैं। 5वां गुण क्या लिखेंगे, नंबर 5। 5वां क्या लिखेंगे, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग के रूप में चलता है। कैसे भैया, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग के रूप में चलता है या गमन करता है। अनुप्रस्थ तरंग के रूप में चलता है। थोड़ी सी यहाँ पर जानकारी दे दें, ऐसा नहीं मतलब जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण बताए हैं, जितने भी विद्युत चुम्बकीय विकिरण 7 प्रकार के जितने भी हैं, सभी अनुप्रस्थ तरंग के रूप में ही चलते हैं, उसमें भी प्रकाश शामिल है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, थोड़ा सा जानकारी आप लोग तरंग के बारे में ले लीजिए। तरंग क्या होता है, वेव, इसे क्या बोलते हैं, वेव। क्या लिखेंगे यहाँ पर, किसी भी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ को, परिभाषा लिखेंगे यहाँ, किसी भी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ को तरंग कहते हैं। और विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को तरंग गति कहते हैं। वेव मोशन, यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ये डाल लीजिए, वेव कितने प्रकार के होते हैं, तरंग कितने प्रकार का होता है। यहाँ पर एक लिख लीजिएगा, अनुप्रस्थ तरंगे। यहाँ लिखेंगे अनुदैर्ध्य तरंगे। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स। और इसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। इसमें क्या लिखेंगे, इसकी परिभाषा हम नहीं लिखा रहे हैं। जब भी ध्वनि पढ़ाएंगे क्लास 9th के चैप्टर में, आप लोग पढ़े होंगे, क्लास 10th के जो भी प्यारे साथी हैं वो 9th में पढ़े होंगे कि तरंग क्या होता है। जब ध्वनि वाला चैप्टर वो लोग पढ़े होंगे तो वहां से उनको जानकारी मिली होगी। एक बार हम इसका परिभाषा आपको बता देते हैं कि जब किसी माध्यम में अनुप्रस्थ तरंगे वे तरंगे होती हैं जब माध्यम में उत्पन्न जो माध्यम के कण होते हैं, जब उनका कंपन क्या होता है, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है, तब वहां जो तरंगे उत्पन्न होती हैं उसे अनुप्रस्थ तरंगे कहा जाता है। अनुदैर्ध्य तरंगों में क्या होता है, इसमें जो माध्यम के कण होते हैं तरंग के संचरण की दिशा के समांतर कंपन करते हैं
और जो माध्यम का विस्थापन होता है वो तरंग के गति की दिशा में होता है। ये छोटा सा परिभाषा है और जब पढ़ाया जाएगा आपको तरंग तो वहाँ डिटेल में बात करेंगे। यहाँ सिर्फ एक छोटा सा रिकॉल कराया जा रहा है आपको, चीज़ें बेहतर समझ में आए कि क्या तरंग क्या होता है। नहीं तो बस चाहते तो ये लिखा देते प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग के रूप में चलता है, लेकिन नहीं, यही क्या है हमारी जीनियस एकेडमी 2.0 की एक क्वालिटी है कि आपको सारी चीज़ें एकदम बेहतर तरीके से बताया जाए। जब भी हम तरंग के बारे में बात करेंगे तो वहाँ डिटेल में बात करेंगे, कुछ भी छूटेगा नहीं। जब आप लेक्चर को पूरा देख लेंगे तो ऐसा मन में मतलब किसी तरीके का डाउट ही नहीं उत्पन्न होगा कि सवाल पैदा हो जाए। अब सवाल पैदा भी होगा तो उसी में मिल जाएगा, इसका आप गारंटी है पूरा। अनुप्रस्थ तरंगे, ये तरंगे क्या होती हैं, कैसे चलती हैं? ये तरंगे किस तरीके से चलती हैं? श्रृंग व गर्त के रूप में आगे बढ़ती हैं। श्रृंग को हम क्या बोलते हैं? क्रेस्ट बोलते हैं, क्रेस्ट। और गर्त को क्या बोलते हैं? ट्रफ। थोड़ा सा चित्र के माध्यम से इसको बता देना। मान लीजिए तरंग इस तरीके से चल रहा है तो कंपन, जो माध्यम के कण होंगे, कंपन किस तरीके से करेंगे? इस तरीके से, ठीक है ना। इस वाले भाग को, जो उभरा हुआ भाग होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेस्ट बोलते हैं, क्रेस्ट। इसी को क्रेस्ट बोला जाता है। जो दबा हुआ भाग है इसको क्या बोलेंगे? ट्रफ। इसको क्या बोलते हैं? ट्रफ। यही आपका क्या है? गर्त। और अनुदैर्घ्य तरंगों में क्या होता है? इसमें जो माध्यम के कण होते हैं किस किस रूप में चलते हैं? संपीड़न के रूप में चलते हैं। किसके रूप में? संपीड़न के रूप में। वह किसके रूप में? विरलन के रूप में। विरलन के रूप में चलते हैं। किसके रूप में? संपीड़न और विरलन। इसमें कण कैसे चलते हैं? कुछ इस तरीके से, कंपन एकदम पास पास रहेगा, फिर दूर दूर हो जाता है, फिर पास पास कंपन करने लगते हैं, फिर दूर दूर, ऐसे इस तरीके से, इस तरीके से ऐसे क्या करेंगे? कण चलते रहेंगे। फिर क्या होता है? ये जो जहाँ पर माध्यम के कण बहुत ज़्यादा आस पास आ जाते हैं और कंपन बहुत तेजी से करते हैं तो वहाँ क्या कहा जाता है? संपीड़न वाली स्थिति पैदा हो जाती है। संपीड़न, संपीड़न। इसको क्या बोलते हैं? कंप्रेशन जोन। क्या बोलते हैं भैया? कंप्रेशन जोन। और जहाँ पर माध्यम के कण दूर दूर कंपन करते हैं, ऐसे जोन को क्या बोला जाता है? ऐसे जोन को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? रेयरर फ्रैक्शन। रेयर फ्रैक्शन क्या बोलेंगे? संपीड़न जोन। तो आप लोगों को उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्या संपीड़न क्या होता है, विरलन क्या होता है। नहीं तो बस ऐसे मामला निकाल देते हैं, तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग क्या है। हाँ, यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल गई होगी कि तरंग कितने प्रकार के होते हैं, अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है, अनुदैर्घ्य तरंग क्या होता है। इसका हमने थोड़ा सा परिभाषा भी आपको बताया कि ये तरंगे किस किस रूप में चलती हैं। तो प्रकाश भी इसी तरीके से चलता है। प्रकाश कैसे चलता है? ऐसा श्रृंग और गर्त के रूप में ऐसे आगे बढ़ता है। माध्यम क्या होता है? माध्यम में जो तरंग के संचरण की दिशा ऐसे होती है, मतलब एकदम सीधा, और उसके लंबवत क्या करते हैं? माध्यम के कण कंपन करते हैं। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आया होगा कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग के रूप में चलता है, तरंग से संबंधित सारी चीज़ें। अगला जो पॉइंट है इसमें लिखेंगे क्या प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है क्या? यहाँ लिखेंगे प्रकाश को संचरण के लिए, प्रकाश को संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात हम क्या लिख सकते हैं? अर्थात हम लिख सकते हैं प्रकाश क्या कर सकता है भैया? प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है, गमन कर सकता है। उम्मीद है आप लोगों को यह हेडिंग समझ में आया होगा कि प्रकाश क्या होता है, किसी भी माध्यम में चल सकता है। अर्थात प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, निर्वात में भी प्रकाश अच्छे से चल सकता है। अगला पॉइंट लिखेंगे, 7वां पॉइंट, दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश, जिस प्रकाश के माध्यम से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, दृश्य प्रकाश, इसको क्या बोलते हैं? विजिबल लाइट। दृश्य प्रकाश, विजिबल लाइट, विभिन्न प्रकार के रंगों से मिलकर बना होता है। रंगों से मिलकर बना होता है, जिन्हें सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? जिन्हें सम्मिलित रूप से स्पेक्ट्रम कहा जाता है। स्पेक्ट्रम कहा जाता है। जिन्हें क्या सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? स्पेक्ट्रम कहते हैं।
प्रकाश क्या होता है, विभिन्न प्रकार के रंगों से मिलकर बना होता है। जब हम आपको वर्ण विक्षेपण पढ़ाएंगे इसी चैप्टर में, तब वहाँ जाके सिद्ध हो जाएगी प्रकाश किन किन रंगों से मिलकर बना होता है। मूल रूप से प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। बैनी, यहाँ पिनाला, इसका 60 टेक है याद करने का इन रंगों को, वहाँ पढ़ाएंगे तो अच्छे से बताएंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखिए कि प्रकाश क्या होता है, विभिन्न प्रकार के रंगों से मिलकर बना होता है। अब इन रंगों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहा जाता है। पॉइंट नंबर 8 लिखेंगे, दृश्य प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य परास होता है उसको क्या लिखेंगे, दृश्य प्रकाश का दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य परास क्या लिखेंगे इसे, वेवलेंथ रेंज। वेवलेंथ रेंज कितना होता है, 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम के मध्य होता है, के बीच होता है। आपको ये चीज़ समझ में होगा कि जो तरंगदैर्घ्य होता है, प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य परास होता है वो कितने से कितने के बीच में होता है, 4000 से 7000 के बीच में होता है। इतने ही एंगस्ट्रॉम के बीच की जो तरंगदैर्घ्य प्रकाश होती है उसको ही हम लोग क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। इससे कम वाले तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को हम नहीं देख पाएंगे, इससे ऊपर वाला ज़्यादा तरंगदैर्घ्य हो जाएगा तो उसको भी नहीं देख पाएंगे। तो दृश्य प्रकाश को क्या, कहाँ से कहाँ तक रेंज वाले को हम देख पाते हैं, सिर्फ 4000 से 7000 वाले के बीच। अगला पॉइंट लिखेंगे, प्रकाश के रंग को उसकी तरंगदैर्घ्य या आवृत्ति के आधार पर पता लगाया जाता है। इसका मतलब क्या है, प्रकाश के जो स्पेक्ट्रम है उसमें तमाम तरीके के क्या होते हैं, अलग अलग रंग के प्रकाश पाए जाते हैं। तो हर एक प्रकाश का जो रंग होता है उसका एक विशेष, एक स्पेशल टाइप का उसका तरंगदैर्घ्य होता है। तो हम समझ जाते हैं कि इस तरंगदैर्घ्य के बीच और इसके मध्य में क्या होता है, कौन से रंग की प्रकाश पाया जाता है, लाल रहेगा कि पीला रहेगा, उसके तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति के आधार पर हम लोग पता कर पाते हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे, प्रकाश ऊर्जा के बंडलों के रूप में, प्रकाश ऊर्जा के बंडलों के रूप में चलता है, बंडलों के रूप में चलता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, फोटान कहा जाता है, जिन्हें फोटान कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है, फोटान कहा जाता है। प्रकाश का आखिरी गुण है, इसको लिख लीजिए आप लोग, 11 नंबर। प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, प्रकाश की प्रकृति द्वैत प्रकृति होती है, द्वैत प्रकृति की होती है। इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ ये है, यहाँ लिखेंगे अर्थात प्रकाश कण व तरंग दोनों के गुण प्रदर्शित करता है। प्रकाश क्या करता है भैया, प्रकाश की प्रकृति द्वैत प्रकृति होती है, अर्थात प्रकाश में तरंग और कण दोनों के गुण पाए जाते हैं। अभी तक हमने क्या किया है, प्रकाश के बारे में छोटी मोटी परिभाषाएं लिखा है और प्रकाश से संबंधित जितने भी उसके गुण होते हैं मोटे मोटे तौर पर सारे गुणों को हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, आपके सामने रख दिया है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले एक नए लेक्चर के साथ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है लाइट, उसको हमने स्टार्ट कर दिया है। उसमें हमने थोड़ा सा आपको
प्रकाश की परिभाषा के बारे में और प्रकाश के क्या गुण होते हैं, उन सभी बातों पर हमने क्या किया था, चर्चा किया था। आज के इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि ये जो प्रकाश है उसके और भी क्या क्या गुण होते हैं। इसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि प्रकाश की पारगम्यता के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं, प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर वस्तुओं को कितने भागों में बांटा गया है, उन सभी बातों पर आज हम तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रकाश के कुछ गुण जो बाकी थे उसको आप लिख लीजिए। 11 गुण जो थे हमने उस पहले लेक्चर में बताया है आपको, तो गुण नंबर 12 लिख लीजिए। यहाँ लिखेंगे प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है? जो प्रकाश का वेग होता है, प्रकाश का जो वेग होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? 1 माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक। इसका मतलब क्या है? अगर माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा? ज़्यादा होगा। माध्यम का अपवर्तनांक यदि अधिक होगा तो यहाँ से क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा तो क्या होगा? प्रकाश का वेग अपने आप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तब वहाँ क्या हो जाएगा? प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तीर ऊपर दिखाने का मतलब कि माध्यम का अपवर्तनांक अगर बढ़ता है तो प्रकाश का वेग अपने आप कम हो जाएगा। दूसरी बात, इसी तरीके से हम क्या लिख सकते हैं? अगर माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? अगर कम हो रहा है तो प्रकाश का चाल क्या हो जाएगा? प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा भैया? ज़्यादा हो जाएगा। कुछ यहाँ हम उदाहरण लिख रहे हैं कैसे क्या होता है, परिवर्तित होता है माध्यम के अपवर्तनांक से प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर लिखेंगे माध्यम, यहाँ लिखेंगे माध्यम, यहाँ लिखेंगे अपवर्तनांक। माध्यम में पहला क्या लिखेंगे? वायु, फिर क्या लिखेंगे? बर्फ। यहाँ लिखेंगे वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.0003। बर्फ का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.31। और क्या लिखेंगे? जल का अपवर्तनांक लिख लीजिए। जल का अपवर्तनांक क्या लिखेंगे? जल का अपवर्तनांक 33। एल्कोहल का अपवर्तनांक लिख लीजिए। एल्कोहल का अपवर्तनांक 1.36। इसके बाद लिख लेंगे केरोसिन का अपवर्तनांक। केरोसिन का अपवर्तनांक लिख लीजिए 1.44। क्राउन कांच का अपवर्तनांक लिख लीजिए। क्राउन कांच का अपवर्तनांक लिख लीजिए 1.52। हीरा का अपवर्तनांक लिख लीजिए 2.42। पॉइंट नंबर 13 क्या लिखेंगे? प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड तथा
चंद्रमा से पृथ्वी पर चंद्रमा से पृथ्वी पर पहुंचने में 1 मिनट 3 सेकंड का समय लगता है। इस पॉइंट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि पृथ्वी पर सूर्य की किरणों को पहुंचने में कितना समय लगता है भैया, 8 मिनट 16.6 सेकंड समय लगता है। उसी प्रकार चंद्रमा की किरणों को अर्थात चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लेता है, 1 मिनट 3 सेकंड का समय लेता है। उम्मीद है आप लोगों को इस पॉइंट का मतलब समझ में आ गया होगा। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं, पॉइंट नंबर 14। इसमें क्या लिखेंगे, जब प्रकाश एक माध्यम से जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी तरंग दैर्ध्य तथा वेग परिवर्तित हो जाता है जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है। इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जैसे कांच से जल में जा रहा है या जल से कांच में जा रहा है, अन्य माध्यमों में भी जा रहा है, तो क्या होता है, प्रकाश का जो है तरंगदैर्ध्य और वेग तो बदल जाता है लेकिन उसकी आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम आपको बताते हैं कि प्रकाशिकी में वस्तुओं को प्रकाश उत्सर्जन की क्षमता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। यहाँ पर लिखेंगे, प्रकाश उत्सर्जन क्षमता के आधार पर वस्तुओं को निम्न भागों में बांटा गया है। क्या लिखेंगे, प्रकाश उत्सर्जन क्षमता के आधार पर वस्तुओं को निम्न भागों में बांटा गया है। यहाँ लिखेंगे वस्तुएं कितने भागों में बांटा गया है, यहाँ पर लिखेंगे पहला प्रदीप्त वस्तुएं, मीनिंग क्या लिखेंगे, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या लिखेंगे, दूसरा अप्रदीप्त वस्तुएं, मीनिंग क्या लिखेंगे, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। इसमें सबसे पहला हेडिंग डालेंगे प्रदीप्त वस्तुएं, मीनिंग लिखेंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट।
परिभाषा क्या लिखेंगे, लिखेंगे वे वस्तुएं, क्या लिखेंगे परिभाषा, वे वस्तुएं जो स्वयं से प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, उत्सर्जित करते हैं या निकालते हैं, या फिर क्या लिखेंगे, उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न करती हैं, कामा प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी वस्तुएं जो खुद से प्रकाश निकालती हैं, जो खुद से प्रकाश उत्पन्न करती हैं, ऐसी वस्तुओं को हम प्रकाशिकी में क्या कहते हैं भैया, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उसके उदाहरण लिख लीजिए, कुछ उदाहरण लिखिए, कुछ उदाहरण लिख लीजिए। जैसे आपका सूर्य हो गया, तारे हो गए, विद्युत बल्ब हो गया, या फिर ट्यूबलाइट हो गया। और क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, जुगनू लिख सकते हैं, जुगनू हो गया जो रात में चमकता है। इसके बाद आपका क्या हो गया, जलती हुई मोमबत्ती, आदि प्रदीप्त वस्तुओं के उदाहरण हैं, आदि प्रदीप्त वस्तुओं के उदाहरण हैं। आपको समझ में आया होगा कि ये ऐसी वस्तुएं हैं जिनमें खुद का प्रकाश होता है, जो अपने आप से प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं। ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। इनका कुछ उदाहरण है, वो आप लोग देख लीजिए इसको भली भांति। दूसरा हेडिंग क्या डालेंगे, अप्रदीप्त वस्तुएं, हेडिंग से लिखेंगे अप्रदीप्त वस्तुएं। यहाँ मीनिंग लिखेंगे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, परिभाषा इसका क्या लिखेंगे, इसका विपरीत ही क्या हो जाएगा, इसका परिभाषा रहेगा। क्या लिखेंगे, वे वस्तुएं जो स्वयं से प्रकाश नहीं उत्सर्जित करती हैं, वे वस्तुएं जो स्वयं से प्रकाश नहीं उत्पन्न करती हैं, बल्कि वे प्रदीप्त वस्तुओं की सहायता से प्रकाशित होती हैं, कामा अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। उदाहरण क्या लिखेंगे, इसका उदाहरण लिख लीजिए।
एग्जाम्पल लिख लीजिए भैया। पहला क्या लिखेंगे, चंद्रमा। चंद्रमा में भी खुद का प्रकाश नहीं होता, ग्रह जो हैं प्लानेट वगैरह, ग्रह हो गया। किताबें हो गई, किताबें। और क्या लिखेंगे, सभी फर्नीचर, सभी फर्नीचर आदि आदि अप्रदीप्त वस्तुओं के उदाहरण हैं, अप्रदीप्त वस्तुओं के उदाहरण हैं। अप्रदीप्त वस्तुओं के क्या हैं, उदाहरण हैं। उम्मीद है आप लोगों को प्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, विथ एग्जाम्पल्स हमने इसको समझाने का प्रयास किया है, एकदम आसान भाषा में आपको समझ में आया होगा। इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके अब हम बताएंगे कि प्रकाशिकी में प्रकाश की पारगम्यता के आधार पर वस्तुओं को कितने भागों में बांटा गया है, उस पर हम बात करेंगे। चलिए हेडिंग लगा दीजिए, इसमें थोड़ा सा लिखिए पहले। प्रकाश की पारगम्यता के आधार पर प्रकाश की पारगम्यता के आधार पर वस्तुओं को निम्न भागों में बांटा गया है, निम्न भागों में बांटा गया है। इसमें लिखेंगे वस्तुएं कितने भागों में बांटा गया है, यहाँ पर लिखेंगे पारदर्शी वस्तुएं, पारदर्शी वस्तुएं, पारभाषक वस्तुएं, पारभाषक वस्तुएं, इसमें क्या लिखेंगे, अपारदर्शी वस्तुएं, अपारदर्शी वस्तुएं। मीनिंग लिख लीजिए इनका। पारदर्शी को क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। इसमें क्या लिखेंगे, इसका इंग्लिश, इसका क्या लिखेंगे, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। इसका लिखेंगे ओपेक ऑब्जेक्ट्स, ओपेक ऑब्जेक्ट्स। इसमें पहला हेडिंग लगाएंगे पारदर्शी वस्तुएं, पारदर्शी वस्तुएं। इंग्लिश क्या लिखेंगे इसका, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। लिखेंगे ऐसी वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जिनके, ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार, अर्थात एक तरफ से दूसरे तरफ, ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार प्रकाश आसानी से गमन कर सकता है, कर सकता है, कामा पारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं, पारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं, कहलाती हैं। उदाहरण क्या लिखेंगे,
इसके एग्जाम्पल्स लिख लीजिए। उदाहरण में क्या लिखेंगे, जैसे साफ कांच हो गया, कामा जल हो गया, शुद्ध जल, एकदम साफ जल, और क्या हो गया, वायु हो गया आदि। ये सब ऐसी वस्तुएं हैं जिनके आर पार प्रकाश क्या होता है, आसानी से गमन कर सकता है। एक तरफ से दूसरे तरफ प्रकाश क्या होता है, आसानी से जा सकता है। दूसरा क्या लिखेंगे, भैया, पारभासक वस्तुएं। पारभासक वस्तुएं, मीनिंग क्या लिखेंगे इसका, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। क्या लिखेंगे, ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार प्रकाश का कुछ ही भाग प्रकाश का कुछ भाग, ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार प्रकाश का कुछ भाग गमन कर सकता है, कामा पारभासक वस्तुएं कहलाती हैं। पारभासक वस्तुएं कहलाती हैं। क्या लिखेंगे, ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार प्रकाश का कुछ हिस्सा अर्थात कुछ भाग गमन कर सकता है, या अर्थात प्रकाश का कुछ ही भाग क्या करता है, इस पार से उस पार जा सकता है। ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, पारभासक वस्तुएं कहते हैं। उदाहरण में क्या लिखेंगे, उदाहरण में लिखेंगे प्लास्टिक के पतले पर्दे, प्लास्टिक के पतले पर्दे, कामा गंदा पानी, गंदा जल, और क्या लिखेंगे, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, कामा घिसा हुआ कांच हो गया आपका। पतले बादल हो गया। टिश्यू पेपर हो गया। वैक्स पेपर। अभी हम आपको बताएंगे कि वैक्स पेपर क्या होता है, कहाँ इसका यूज किया जाता है। यहाँ लिखेंगे आदि। ये सभी ऐसे उदाहरण हैं जिनसे प्रकाश क्या करता है, प्रकाश का बहुत कम ही हिस्सा, कुछ ही भाग क्या करता है, इस पार से उस पार जा सकता है। परिभाषा आपको समझ में आया होगा। पारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं, ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार प्रकाश आसानी से गमन कर सकता है, प्रकाश का पूरा हिस्सा क्या करता है, इस पार से उस पार चला जाता है। ऐसी वस्तुएं क्या कहलाती है, पारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे आपका क्या हो गया, उदाहरण के तौर पर साफ कांच हो गया, जल हो गया, वायु हो गया। पारभासक वस्तुएं क्या हैं, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट जिसको बोलते हैं। ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार प्रकाश का कुछ भाग या कुछ हिस्सा गमन कर सकता है, पारभासक वस्तुएं कहलाती हैं। उदाहरण में क्या लिखेंगे, प्लास्टिक के पतले पर्दे हो गए, जो घरों में यूज किया जाता है, खिड़कियों में यूज किया जाता है, दुकानों पर यूज किया जाता है। ऐसे पर्दे क्या होते हैं, पारभासक होते हैं। गंदा जल हो गया, घिसा हुआ कांच हो गया, पतले बादल हो गए, टिश्यू पेपर हो गया, इसके बाद वैक्स पेपर हो गया इत्यादि। ये सब किसके उदाहरण हैं, आपके पारभासक वस्तुओं के उदाहरण हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे चलते हैं।
फिर इसके बाद तीसरा जो है, ये सभी चीज़ें जैसे ही ख़त्म होती हैं हम आपको तुरंत प्रकाश का जो चैप्टर है उसके मेन बिंदु पर आपको लेकर चलेंगे, जैसे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है वहाँ पर हम डिटेल से बात करेंगे। अभी तो क्या है, एक हिसाब से प्रकाश की छोटी छोटी चीज़ें जो आपको जानने ज़रूरी हैं वो सभी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। जैसे ही ख़त्म होता है हम आपको अच्छे तरीके से, चलिए इसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया होगा। चलिए तीसरे पॉइंट पर अपारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं उसको देखते हैं कि अपारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं। सबसे पहले आपको वैक्स पेपर बता देते हैं कि वैक्स पेपर क्या होता है, वैक्स पेपर कहाँ यूज होता है उसको भी बताएंगे आपको। क्या लिखेंगे यहाँ, वैक्स पेपर, वैक्स पेपर, वैक्स पेपर, वैक्स पेपर। वैक्स पेपर क्या होता है, यह एक ऐसा पेपर होता है कागज के अगर हम दोनों तरफ इस तरफ और उस तरफ भी क्या करें मोम की पतली परत चढ़ा दें तो वो क्या बन जाता है, वैक्स पेपर बन जाता है। लिखेंगे इसका निर्माण, यहाँ लिखेंगे इसका निर्माण कागज के इसका निर्माण कागज के दोनों तरफ, दोनों ओर मोम की पतली परत चढ़ाकर किया जाता है। क्या होगा, कैसे होता है इसका निर्माण, इसका निर्माण कागज के दोनों ओर मोम की पतली परत चढ़ाकर किया जाता है। लिखेंगे इसका उपयोग वस्तुओं को लपेटने, खाद्य पदार्थों के भंडारण में किया जाता है, भंडारण में किया जाता है। क्या होता है भैया, इसका निर्माण क्या होता है, कागज रहता है उसके दोनों तरफ हम मोम का परत चढ़ा देते हैं तो इससे क्या बन जाता है, हमारा वैक्स पेपर बन जाता है। इसका उपयोग वस्तुओं को लपेटने में किया जाता है, खाद्य पदार्थों के भंडारण में किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर इसका हम कहाँ उपयोग करते हैं, जैसे बर्गर हो गया, बर्गर, सैंडविच, केक आदि को लपेटने में किया जाता है, लपेटने में किया जाता है। क्योंकि यह इन चीज़ों को ताज़ा रखने में वह एक नमी रहित
नमी रहित सतह प्रदान करता है, सतह प्रदान करता है। आप लोगों को समझ में आया होगा कि वैक्स पेपर क्या होता है। बहुत से बच्चों का डाउट रहता है कि ये वैक्स पेपर क्या होता है, मोम पेपर क्या होता है। हमने आपको इसका निर्माण बता दिया और इसका कहाँ पर उपयोग होता है मुख्य रूप से, उसको भी हमने लिख दिया है। कैसे इसका निर्माण होता है, ये क्या होता है, कागज़ के दोनों तरफ मोम की पतली परत चढ़ाकर बनाया जाता है। इसका उपयोग वस्तुओं को लपेटने में, खाद्य पदार्थों के भंडारण में किया जाता है। जैसे बर्गर हो गया, सैंडविच, केक वगैरह को लपेटने में किया जाता है, क्योंकि क्या होता है, यह इन चीज़ों को ताज़ा रखने में तथा एक नमी रहित सतह प्रदान करने में क्या करता है, मदद करता है। उम्मीद है आपको वैक्स पेपर समझ में आया होगा। चलिए अगली हेडिंग जो थी, लास्ट पॉइंट तीसरा, क्या था, क्या था भैया, अपारदर्शी वस्तुएं। अपारदर्शी वस्तुएं, अपारदर्शी वस्तुएं, यहाँ लिखेंगे ओपेक ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट्स, ओपेक ऑब्जेक्ट्स। परिभाषा क्या लिखेंगे, ऐसी वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार, जिनके आर पार जिनके आर पार प्रकाश का, प्रकाश का एक भी हिस्सा, एक भी हिस्सा या भाग गमन नहीं कर सकता, गमन नहीं कर सकता, गमन नहीं कर सकता, कामा, ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार प्रकाश का एक भी हिस्सा या भाग गमन नहीं कर सकता, कामा, अपारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। अपारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। उदाहरण क्या लिखेंगे इसका, उदाहरण, उदाहरण क्या लिखेंगे, उदाहरण जैसे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फर्नीचर वगैरह, जितने भी फर्नीचर हैं, फर्नीचर हो गया, किताब हो गया, ईंट हो गया, पत्थर हो गया, लकड़ी हो गया, लकड़ी हो गया, आदि क्या है, मिट्टी भी लिख लीजिए, मिट्टी, आदि क्या है, आदि, ये सब क्या है, ऐसे उदाहरण हैं जो क्या होते हैं, अपारदर्शी होते हैं। इनसे क्या होता है, प्रकाश का एक भी हिस्सा इस पार से उस पार नहीं जाता, इसलिए इन सभी वस्तुओं को कैसी वस्तुएं कहा जाता है, अपारदर्शी वस्तुएं कहा जाता है। परिभाषा क्या लिखा है हमने, ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार प्रकाश का एक भी हिस्सा या भाग गमन नहीं कर सकता, अपारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। उदाहरण फर्नीचर, किताब, ईंट, पत्थर, लकड़ी, मिट्टी इत्यादि। उम्मीद है आप लोगों को आज का ये छोटा सा लेक्चर, जो हमने विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं होती हैं, वे क्या होता है, अपारदर्शी वस्तु क्या होती है, पारदर्शी क्या है, पारभाषक क्या होता है, प्रदीप्त अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, वैक्स पेपर क्या होता है, हमने बहुत ही डिटेल तरीके से बताने का प्रयास किया है। उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। इस लेक्चर को फॉरवर्ड कर दीजिए आप सभी उन दोस्तों के साथ जो क्लास 10 में इस बार पढ़ने वाले हैं या पढ़ रहे हैं, ताकि उनको भी इन सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से जानकारी मिल पाए। तो आज के लिए बस इतना ही, और आपको ये लेक्चर अगर अच्छे से समझ में आए तो लाइक, कमेंट और शेयर किया करें। सभी चीज़ों को क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, मिलते हैं फिर अगले दिन एक नए लेक्चर के साथ।